तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशन अब यहाँ हम देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें गिवन है वायर, कॉपर वायर जिसकी लेंथ 4 मीटर है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो है 4.8 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो फॉर्मूला होता है वो स्ट्रेस का, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे वैल्यू रखी, आंसर होगा 4 इंटू 10 पावर 7, यानी आंसर जो होगा वो होगा सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था जो हमें गिवन था कि कॉपर रोड जिसके लिए जो लेंथ है, कॉपर रोड जिसके लिए लेंथ जो है वो 2 मीटर है और 1 mm उसका डिफॉर्मेशन है, तो स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। आंसर जो होगा 5 इंटू 10 पावर -4 और जो स्ट्रेन होगा वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप होगा। ओके, तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें हमें बोला हुआ था कि lead of 4 kg is suspended from a ceiling through a steel wire of radius 4 mm. Find the tensile stress developed in wire when equilibrium is achieved. ओके, और g की वैल्यू जो है वो 3.1 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए फोर्स फोर्स जो है वो क्या होगा, तो यहाँ पे वेट है तो फोर्स होगा आपके पास mg, बट यहाँ अलग क्या है कि g की वैल्यू जो है वो पाई की फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, और जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे हमने पाई और जो आर की वैल्यू है वो यहाँ रखी है, तो यहाँ हमारे पास एरिया है, जो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो यहाँ से निकलेगा, वो आएगा 3.1 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक बोन जिसके लिए रेडियस 1 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है और जो लोड है वो 100 kg का है। अगर यहाँ पे आपके पास जो डिफॉर्मेशन है वो 0.15 mm का है तो उसका स्ट्रेन क्या होगा। तो देखिए स्ट्रेन हमें पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल बाई एल। ओके, तो डेल्टा एल हमें दिया हुआ है, एल वो भी गिवन है, तो उसका जो रेशियो आएगा 3 इंटू 10 पावर -4 आएगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी, वो आएगा फोर्स अपॉन एरिया से, जिसकी वैल्यू है 3.1 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे होगा स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू है 0.96 इंटू 10 पावर -10। ओके, तो अब हम बात करेंगे हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। तो हुक्स लॉ की बात करें तो अंडर इलास्टिक लिमिट फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर हम स्ट्रेन को डबल करेंगे तो स्ट्रेस भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे कैसे बताएंगे कि यहाँ पर जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। ओके, तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू ई और ये स्ट्रेन। तो यहाँ से हमें मिला ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो यहाँ पे सिग्मा और जो एप्सिलॉन है, मतलब जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है उनका रेशियो जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये हमें बताता है या हुक्स लॉ, है ना। और यहाँ पे जो इनका रेशियो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होगा, है ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस या स्ट्रेन दोनों पे डिपेंड नहीं करता, वो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है और ये डिपेंड करता है ओनली मटेरियल पर। आपका जो मटेरियल होगा वो उस पर डिपेंड करेगा, इसके अलावा स्ट्रेस या स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करेगा। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उससे रिलेटेड एक कंसेप्चुअल पॉइंट पे बात करते हैं कि एक्चुअल में जो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि विच वन इज मोर इलास्टिक अमंग इलास्टिक बैंड एंड वायर ऑफ स्टील, तो एक बार सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो अगर इसका आंसर तुम सोच रहे हो कि वायर ऑफ स्टील है तो सही है। एक्चुअल में इलास्टिसिटी जो है कॉफिशिएंट वो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जब हम स्ट्रेन देंगे तो वो कितना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, वो जितना ज़्यादा स्ट्रेस देगा वो उतना ज़्यादा ही इलास्टिक होगा। तो अगर हम सेम लेंथ के इलास्टिक बैंड की बात करें और सेम लेंथ का हमने एक स्टील वायर लिया और उनको अगर हम सेम डिफॉर्मेशन दें तो इलास्टिक वायर जो होगा वो उस डिफॉर्मेशन को ज़्यादा रजिस्ट करेगा। इसलिए हमारे पास जो
यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जो होगी वो इलास्टिसिटी ऑफ बेंड जो होगी, इलास्टिक बेंड होगी, उससे ज़्यादा होगी। ओके, इसमें हम आगे बात करते हैं यंग मॉडुलस के लिए। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आता है, जिसे हम यहाँ पर पहले लॉन्गिट्यूडनल केस में हम बात करेंगे यंग मॉडुलस के लिए। तो यंग मॉडुलस जो होगा दैट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड टू चेंज इन इट्स लेंथ व्हेन फोर्स इज अप्लाई परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। तो जिस कंडीशन में हम उसकी लेंथ को चेंज करना चाहेंगे तो उसको जो रजिस्ट करेगा वो उसका मेजर जो होगा वो यंग मॉडुलस होगा। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो यंग मॉडुलस होगा दैट डिफाइन एज रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो होगा वो यंग मॉडुलस होगा। इसकी जो यूनिट होगी वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होगी, है ना। यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो डायमेंशनलेस होगा, तो इसकी जो यूनिट होगी वो स्ट्रेस के बराबर ही आएगी। ओके, नेक्स्ट इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में बताया कि यहाँ पर ये जो रोड है जिसकी लेंथ जो है वो यहाँ से यहाँ एल दी हुई है और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। अब अगर यहाँ पे इस पे हम टेंसाइल फोर्स लगाएं जो इसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा एल जो है वो डिफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेन आएगा वो होगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो इसका स्ट्रेन हुआ। और जो स्ट्रेस बात करेंगे तो स्ट्रेस होता है यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अपॉन उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी यहाँ पे आपके पास ये आएगा एफ एन अपॉन इसका एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। तो यहाँ पे आपके पास जो यंग मॉडुलस आएगा वो होगा आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इन दोनों के रेशियो से हमें यंग मॉडुलस मिल जाएगा। सिमिलर होता है कंप्रेसिव की कंडीशन में। कंप्रेसिव की कंडीशन में जो लेंथ में चेंज होगा वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो एक मिनट, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो होगा लेंथ में चेंज अपॉन उसकी ओरिजिनल लेंथ, और जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा वो डिफाइन होगा एफ एन अपॉन ए। तो ये आपके पास हो गया यंग मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आई है ये वैल्यू ये होगा आपके पास यंग मॉडुलस का। ओके, तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट पे बात करते हैं कि एक्चुअल में यंग मॉडुलस जो होगा वो हमें रिप्रेजेंट क्या करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो आपके पास जो यंग मॉडुलस होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डक्टिलिटी। देखो एक्चुअल में डक्टाइल प्रॉपर्टी है क्या, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करोगे तो उस कंडीशन में उसकी लेंथ जो होगी वो कितनी चेंज होती है वो उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। मीन्स वो जितना ज़्यादा डक्टाइल होगा उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा चेंज होगी। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो यंग मॉडुलस होगा, यंग मॉडुलस जो है वो डक्टिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ज़्यादा डक्टाइल ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा तो डक्टिलिटी कम होगी, यानी ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा तो उसकी लेंथ में चेंज कम आएगा। और इसका रिवर्स कि अगर यंग मॉडुलस कम होगा तो उसकी डक्टिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब अगर आपको एक थिन वायर बनाना है तो उसके लिए आपको यंग मॉडुलस जो है वो कम चाहिएगा, और जिससे उसकी डक्टिलिटी ज़्यादा हो। और इससे रिलेटेड भी हम चीज़ समझ सकते हैं कि कॉपर और स्टील में से दोनों में से किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। तो कॉपर अगर ज़्यादा डक्टाइल होता है तो आपके पास जो कॉपर है, कॉपर के लिए जो यंग मॉडुलस होगा दैट विल बी लेस देन स्टील। ओके, अच्छा नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करें कि अगर मैं एक वायर लूँ और इस वायर को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ एक स्प्रिंग की तरह, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर बात करें तो जो डिफॉर्मेशन है, जैसे इस पर हमने फोर्स लगाया एफ, ठीक है, और इसका एरिया ए, यंग मॉडुलस जो है इसका वाई है, और इसके लेंथ में जो चेंज आया अज्यूम करते वो लेंथ जो है वो डेल्टा एल है। तो अगर मैं उसको स्प्रिंग की फॉर्म में बताऊं तो यहाँ पे जो डेल्टा एल होगा वो स्प्रिंग की एक्सटेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो एफ के बराबर होगा। ओके, तो जैसे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो होता है के इज इक्वल टू, ओके, एफ अपॉन जो हमने डिफॉर्मेशन दिया वो। तो उस वायर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो इसको हम इस फॉर्मूले से रखते हैं। जैसे अभी हमने देखा तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास आएगी वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। ये है वायर के लिए, इसको हम इसमें पुट करते हैं तो हमें जो के की वैल्यू मिलेगी वो आएगी आपके पास वाई ए अपॉन एल। और ये जो वाई ए अपॉन एल जो है वो उस वायर के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह
बिहेव करेगा, मतलब हम उसे इक्वलेंट टू स्प्रिंग मान सकते हैं और बाकी कैलकुलेशन उसमें कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक जो रिजिड बॉडी है उसके लिए यंग यंग मॉडुलस जो होगा वो कितना होगा, तो ये चीज़ समझो कि अगर हम यहाँ पे बात करें रिजिड बॉडी के लिए, तो रिजिड बॉडी के लिए जो डिफॉर्मेशन होगा वो ज़ीरो होगा, है ना। अगर यहाँ पर डिफॉर्मेशन जीरो हुआ तो इसका मतलब आपके पास यंग मॉडुलस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो एक रिजिड बॉडी के लिए यंग मॉडुलस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ओके, एक और पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कोई एक वायर है जिसको हमने सेम स्ट्रेचिंग फोर्स दे रहे हैं, ओके, और जो हमने मेटेरियल प्रॉपर्टी है वो सेम रखी है, तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मेटेरियल दोनों सेम है तो उसमें वाई जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वाई सेम होगा। यानी इस केस के लिए फोर्स सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम सेम ले रहे हैं, सॉरी जो यंग मॉडुलस है वो सेम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो आपके पास जो डेल्टा एल होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा, वो डिफॉर्मेशन जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा और उसकी रेडियस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, तो आगे बात करते हैं कि एग्जाम्पल पे। ओके, ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में बोला हुआ है कि यक मॉडुलस ऑफ ब्रास इज 8.96 इंटू 10 पावर 11 पास्कल, और जो उसका वेट दिया हुआ है, जो हमने वेट यहाँ लगा रखा है, वो है 120 न्यूटन। और यहाँ से बोला हुआ है कि जो उसकी लेंथ है, इनर्शियल लेंथ, वो है 8 मीटर। ओके, अब यहाँ से पूछा हुआ है कि बताओ जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा एल होगा वो कितना होगा अगर जो वायर है उसका डायमीटर जो होगा 1.5 मीटर है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे यंग मॉडुलस दिया हुआ है, हमें यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, यहाँ पे हमें एक्चुअल लेंथ दी हुई है, तो यहाँ पे हमें जो है एक एरिया जो है वो अलग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो देखिए, एरिया आपके पास आया πd² बाई 4। ओके, तो यहाँ पे डी की वैल्यू रखी है तो हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला है y इजिकल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल स्क्वायर। तो डेल्टा एल स्क्वायर जो होगा वो होगा एफ एल अपॉन ए वाई। ओके, तो देखिए ये हमारे पास डेटा। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एल इजिकल टू एफ एल अपॉन ए वाई, यहाँ पे हमने ये वैल्यू रख दी, ये है वैल्यू फोर्स की, ये है लेंथ, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और ये उसका यंग मॉडुलस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा इसका डिफॉर्मेशन जो आएगा वो आएगा डेल्टा एल इजिकल टू 0.605 mm। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देखते हैं जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ओके, ये, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम्हें सेम काम करना है, स्क्रीन को पॉज करना है और ये तीनों क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना, टाइम पर ध्यान रखना है और कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो उन्हें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन 5 से। इसमें हमें बोला हुआ है कि टू वायर ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन but one made of steel and other of copper are joined end to end when combination is kept under tension elongation in wire are found equal, find ratio of length of two wires। यंग मॉडुलस हमें दिया हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन को हम समझे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे बोला हुआ है कि जो वायर है उनके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है, बट ये है कि कुछ पोर्शन जो है वो स्टील का है और रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कॉपर का है। यहाँ पे हमने जो फोर्स लगाया है वो दोनों में सेम है। अगर फोर्स सेम है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है तो इन दोनों के अंदर जो स्ट्रेस होगा वो भी दोनों के अंदर सेम आएगा। ओके, अब एलोगेशन भी सेम दिया हुआ है। अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो यंग मॉडुलस होगा आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एल, और ये एल यहाँ पे ऊपर। देखिए, जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि स्ट्रेस जो है वो दोनों में सेम है और दोनों का एलोगेशन भी सेम है, तो यहाँ पे आपके पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है। यानी आपके पास जो लेंथ का रेशियो होगा L1 अपॉन L2 वो y1 अपॉन y2 के बराबर होगा।
ओके, तो अब इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो स्ट्रेस एलोगेशन बोथ वायर इन सेम, जिसमें वाई जो है ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे आपके पास एफ ए और एल जो डेल्टा एल जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आपके पास पहला डेल्टा सॉरी एल एस स्टील और अपॉन कॉपर इज इक्वल टू वाई एस अपॉन वाई सी 20/11 है ना। देखिए यहाँ पे स्टील के लिए जो दिया हुआ है वो 2 × 10⁻11 दिया हुआ है, और जो कॉपर के लिए है वो 1.1 × 10⁻11 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20/11। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बोला हुआ है कि सॉलिड सिलेंडर सिलेंड्रिकल स्टील कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है। व्हाट what will be decrease in length when carrying load of 80,000 kg। और यहाँ पे यंग मॉडल्स हमें दिया हुआ है ना। तो हमें जैसे बोला हुआ है कि जो लोड है वो दिया हुआ है, तो है ना। तो यहाँ पे आपके पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सबसे पहले फाइंड करते हैं, वो आएगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू जो है वो यहाँ रखी है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास जो डेल्टा एल का फॉर्मूला है एफ एल अपॉन ए वाई है ना। यहाँ पे फोर्स जो है वो लोड है, तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा वो एम जी के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे फोर्स को हमने लिखा है लोड इंटू जी ग्रेविटेशन एक्सलेशन, ये इसकी लेंथ है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमने यहाँ निकाला है, और ये वाई। इसमें हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आया 2.6 × 10⁻³ मीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है लोड ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग थ्रू अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर। ओके, मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है कि हमने यहाँ पे लोड लगा रखा है, ये वायर है जिसकी लेंथ जो है वो हमें 20 मीटर दी हुई है, और जो लोड है वो यहाँ पे 4 kg का है, जो यहाँ पे 4g के बराबर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। इट इज फाउंड दैट लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाय 0.031 mm। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, फाइंड यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, है ना। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम लिखेंगे y इज इक्वल टू जो फोर्स हम लगा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, वो L अपॉन ए डेल्टा एल, है ना। हमें सारा डेटा दिया हुआ है, इसमें वैल्यू रख सकते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो यहाँ से हमने निकाला फोर्स अपॉन एरिया से। ये आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू है 0.0155 10⁻³ और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे यंग मॉडुलस। तो आपके पास यंग मॉडुलस का जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए। अब फर्दर हम कुछ और सॉल्व एग्जांपल्स को यहाँ पर देखेंगे। देखिए, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है बार ऑफ मास m एंड लेंथ l हैंग फ्रॉम पॉइंट a सो इन फिगर फाइंड द इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू इट्स ऑन वेट। यंग मॉडुलस हमें दिया हुआ है y और क्रॉस सेक्शन एरिया a दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन है वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे l दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे इसके हर पॉइंट पे जो आपके पास टेंशन आएगा वो अलग अलग आएगा, तो एलोगेशन भी अलग अलग आएगा। तो सबको कंबाइन देखें तो देखिए ये रोड, ओके, इसके लिए टोटल लेंथ जो है वो एल है। तो अगर हम यहाँ से इस पोर्शन की बात करें जिसके लिए जो अज्यूम करो ये लेंथ जो है वो ये एक्स हमने अज्यूम की, तो अगर टोटल मास जो है रोड का वो एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम अपॉन एल। ओके, तो सिर्फ इस एक्स लेंथ का जो मास होगा वो कितना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं एक्स से। तो ये आपके पास हो गया इस सेक्शन का मास। ओके, तो इसकी वजह से नीचे की तरफ जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगेगा वेट वो कितना होगा, तो इसे हम लिखते हैं एम इंटू जी। तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जी से। तो जो नीचे की तरफ वेट लगेगा वो आपके पास आएगा एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। ओके, तो ये आपके पास इस रोड की वजह से नीचे की तरफ ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ओके, तो अब ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे एक्स का पोर्शन तो हमने ले लिया, ये वाला पोर्शन एक्स। तो अब एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं ये वाली लेंथ जो कोई है डी एक्स। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि जो डी एक्स लेंथ का जो ये वायर है
उस पे इस वेट की वजह से एलोगेशन जो होगा वो कितना होगा। तो हमने अज्यूम किया एलोगेशन जो है वो यहाँ पे dl है, इसके लिए लेंथ जो है वो dx है, और क्रॉस सेक्शन एरिया a और यंग मॉडुलस जो है वो y है। तो इस कंडीशन में जो एलोगेशन होगा वो आएगा dl इजिकल टू जो इस पे फोर्स लगा है वो, इसके लिए लेंथ लेंथ है यहाँ पे इसकी dx अपॉन यंग मॉडुलस y और ये एरिया। ओके, तो यहाँ से आपके पास जो dl है इस छोटे से एलोगेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी। फर्दर हमें पूरी रोड के लिए निकालना है तो वहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पे इस चीज़ को देख लेते हैं अगेन। देखिए, तो अगर हम यहाँ पे देखिए जो हमारे पास वेट की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आया था वेट इज इक्वल टू एम जी अपॉन एल इंटू एक्स, और जो डी एल की वैल्यू आई थी उसमें वेट की वैल्यू रखें तो आगे पास आएगा एम जी। ओके, एम जी एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स अपॉन ए वाई। ओके, तो टोटल लेंथ के लिए यहाँ पर और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। डेल्टा एल जो आएगा वो देखिए एम जी अपॉन एल ए वाई कॉन्स्टेंट, ये इंटीग्रेशन आएगा एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो एक्स डी एक्स का फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। देखिए, ये हमने लिया एक्स, जो लेंथ लिया डी एक्स, जो डी एक्स का जो वेट आएगा वो यहाँ पे हमें मिला एम जी अपॉन एल इंटू एक्स। कैसे आया समझ में आ गया। जो यहाँ पे डी एल की वैल्यू आएगी वो हमने यहाँ पे ली वेट अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स, और जो वेट की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे ला के रखी है एम जी, है ना। वेट की वैल्यू ला के हमने यहाँ रखी है, ये आपके पास है डी एल की वैल्यू। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे ये चीज़, तो यहाँ पे एक्स डी एक्स जो है, एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, है ना। देखिए, ये तो डेल्टा एल हमारे पास मिला एम जी अपॉन टू ए वाई। ओके, तो इसको डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं कि अगर हम रोड के कंप्लीट मास को उसके सेंटर मास पे कांस्टेंट माने तो ये क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट भी हो सकता है। बट इस टाइप के क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन करना होता है, इतना इतना हमें ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास हर पॉइंट पे टेंशन जो है वो अलग अलग आया है, इस वजह से हमें यहाँ पे एलोगेशन जो है वो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है। देखिए, यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि सीलिंग जो है, सीलिंग के साथ हमने दो वेट लगा रखे हैं और स्ट्रिंग के थ्रू उसमें से ऊपर वाले का जो मास है वो 2 kg है और नीचे वाले का 1 kg है। तो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो ये अलग अलग वायर है उनके एलोंगेशन जो होंगे वो कितने होंगे। यहाँ पे हमें बोला हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 0.005, है ना। 0.005 दिया हुआ है, और जो मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस जो है वो दिया हुआ है 2 × 10⁻11। तो इस पर हम कैसे करेंगे, तो एक चीज़ समझिए, जो यहाँ पे T1 की वैल्यू आएगी वो 1 kg वेट की वजह से आएगी, यानी इसमें तो ये वैल्यू आएगी वो जी आएगी, यानी T1 जो होगा वो आपके पास आएगा 10 न्यूटन। ओके, और यहीं से देखा जाए T2, तो T2 जो आपके पास आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, यानी 2 और 1 kg दोनों की सम की वजह से, तो ये आपके पास आएगा 30 न्यूटन। तो जब हमें T1 और T2 की वैल्यू मिली है तो दोनों में हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, यानी स्ट्रेस सिग्मा वन जो आएगा वो आएगा T1 अपॉन ए, और सिग्मा टू आएगा वो आएगा T2 अपॉन ए। ओके, देखिए, तो T1 जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन स्ट्रेस, और यहाँ से हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात है तो स्ट्रेन होगा स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस हमने निकाला वो यहाँ पे हमने रख दिया। T2 की वैल्यू है 30 न्यूटन, और स्ट्रेस हमने निकाला यहाँ से, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है वो आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, जिसकी वैल्यू आएगी 3 × 10⁻⁻4। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल। तो यहाँ हमें दिया हुआ है इच ऑफ 3 ब्लॉक्स पी क्यू आर, जो तीनों ब्लॉक हैं उनके मासेस जो है वो 3 kg है, तीनों के मास सेम है। और कहा हुआ है कि वायर ए और बी उनके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी दिए हुए हैं, वो है 0.005 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यंग मॉडुलस जो दिया हुआ है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमें पूछा हुआ है कि इन वायर्स के अंदर जो स्ट्रेन आएगा वो कितना होगा। तो देखिए, इसके अंदर कुछ मैकेनिक्स जो है वो भी ऐड है। इसमें हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा
इनकी इक्वेशन को देखिए, जैसे ये ब्लॉक है, ये आपके पास ब्लॉक ए, ये बी, ये पुली की तरह, ये ब्लॉक सी। ओके, तो यहाँ पे सभी के मासेस जो है वो सेम है और फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो टेंशन है वो दिया हुआ है वो टी है, और यहाँ पर जो टेंशन है वो है आपके पास टी बी, है ना। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन आएगी। इनके जो एक्सलेशन है, ये एक्सलेशन ए, और इसका जो एक्सलेशन होगा इसका भी एक्सलेशन ए है। तो एक इक्वेशन जो है वो यहाँ पर ए ब्लॉक पे बनेगी, एक इक्वेशन बी ब्लॉक पे, और एक ये ब्लॉक सी पे। ओके, तो देखिए पहले ए ब्लॉक पे इक्वेशन देखते हैं। ए ब्लॉक पे इक्वेशन क्या आएगी? ए ब्लॉक पे इक्वेशन बनेगी जो टेंशन होगा टी ए, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन, यानी 3 इनटू ए। ओके, वैसे बी ब्लॉक पे जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास आएगा टी बी, ये वाला फोर्स, ओके, माइनस टी ए इक्वल टू 3 ए, उसका मास भी जो है वो ये है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो ओके, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी? देखिए 3a इज इक्वल टू टी ए, ओके, और 3a इज इक्वल टू, है ना, टी बी माइनस टी ए। ओके, तो दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास मिलेगा टी ए इज इक्वल टू टी बी माइनस टी ए, यानी यहाँ से हमारे पास मिल गया टी बी। ओके, टी बी इज इक्वल टू 2TA। तो एक इक्वेशन जो है वो हम यहाँ से ये वाली यूज़ करेंगे। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे और एक चीज़ हम देखते हैं, थर्ड इक्वेशन, है ना। तो थर्ड इक्वेशन जो ब्लॉक सी पे थी उसमें नीचे की तरफ जो है वो है 3G, ऊपर की तरफ जो है वो TB, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन जो आएगी वो आएगी 3G माइनस TB इक्वल टू 3A, इसका एक्सलेशन है ना। देखिए यहाँ पर अभी जो पहले हमने देखा था 3A जो है वो TA के बराबर है, तो हमारे पास ये आया 3G इज इक्वल टू TA प्लस TB। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक और इक्वेशन जो आई है वो यहाँ से आई है अब आपके पास TA प्लस TB इज इक्वल टू 3G, और सेकेंड इक्वेशन जो, सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन जो हमने पहले देखी थी वो थी आपके पास TB इज इक्वल टू 2TA। ओके, तो इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ये से यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की तो ये हमें मिल जाएगा 3TA इज इक्वल टू 3G। ओके, तो यहाँ से TA की वैल्यू आ जाएगी और TB की वैल्यू जो है वो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके आ जाएगी। ओके, तो देखिए ये इक्वेशन टी है, TB माइनस TA जो है वो सेकेंड इक्वेशन है। ओके, और ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व किया है तो टी बी इज इक्वल टू 2a मिला था, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व किया है तो टी ए प्लस टी बी मिला था, और यहाँ से टी ए जो है वो 30 न्यूटन निकला, और टी ए की जो 3TA जो है वो 30 न्यूटन था, तो टी ए की वैल्यू 10 और टी बी की वैल्यू 20। ओके, तो अगर हमें टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी तो उससे हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, और स्ट्रेन बोला हुआ है तो हमें पता है कि जो स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन जो होता है वो होता है आपके पास स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ये टेंशन जो आएगा T1 अपॉन ए वाई, वो आपके पास पहले वायर के अंदर स्ट्रेन आ जाएगा, और दूसरे के लिए निकालना होगा तो आ जाएगा T2 अपॉन ए वाई। ओके, ठीक है, तो देख लो स्ट्रेन ए के लिए हमने ये निकाला, स्ट्रेन बी उसके लिए हमने सेम निकाला 20 अपॉन एरिया करके और उसका यंग मॉडुलस निकाल के। तो इनके जो वैल्यूज आ जाएंगी स्ट्रेन के लिए, ए वायर के लिए जो आएगा वो आएगा 10⁻⁴, और बी वायर के लिए आएगा 2 इंटू 10⁻⁴। ओके, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर हम यंग मॉडुलस को देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि जो लेंथ में चेंज को रजिस्ट मिलता है वो यंग मॉडुलस बताता है। वैसे सेकेंड टाइप ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट जो है वो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज करते हैं तो शियर स्ट्रेन आता है, और शियर स्ट्रेन की वजह से शियर स्ट्रेस आएगा, और शियर स्ट्रेस का जो मेजर है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर शॉर्ट में कहें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है इट इंडिकेट्स इट्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन शेप। तो आपके पास जो शेप के अंदर चेंज आएगा, चाहे वो फ्लूइड हो या सॉलिड हो,
उसका जो मेजर होगा, रेजिस्टेंस का जो मेजर होगा वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इस केस में जो वॉल्यूम होता है वो अनचेंज रहेगा। शेयर मॉडुलस ऑफ अ सॉलिड मेजर इज रेजिस्टेंस टू शेयरिंग स्ट्रेस। ओके, तो इसको समझते हैं क्यूब से। हमने एक क्यूब लिया, उसके बेस को फिक्स कर दिया। अब उस पर हम एक टेंजेंशियल शेयर फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स एफ यहाँ, उतना ही फोर्स जो है वो फोर्स एफ यहाँ लगेगा। तो अगर उसकी अपर सरफेस जो है वो एक्स डिस्प्लेस हो जाती है और उसकी जो हाइट है वो वाई है, तो इस कंडीशन पे जो हमें शेयर स्ट्रेन मिलेगा वो हमें मिलेगा एक्स अपॉन वाई। और यहाँ पर जो शेयरिंग स्ट्रेस जो हमें मिलेगा वो मिलेगा टेंजेंशियल फोर्स एफ टी अपॉन इसका एरिया। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए इसको, तो आपके पास यहाँ पर शेयर स्ट्रेस जो होगा वो होगा टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और जो शेयर स्ट्रेन होगा वो होगा एक्स अपॉन वाई। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो होगा शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, जिससे हमें ये वैल्यू मिलेगी। और इसका जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो ये मिल जाएगा एफ वाई अपॉन ए एक्स। ओके, एफ वो टेंजेंशियल फोर्स है, वाई हाइट है, ए एरिया है, और एक्स वो अपर सरफेस जो मूव हुई है वो वैल्यू है। ओके, तो यहाँ आगे हम एक इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल में हमें दिया हुआ है कि एक स्टील स्टड जिसके लिए शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो दिया हुआ है 8.27 इंटू 10 पावर 10 पास्कल। उस स्टड के लिए जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और प्रोजेक्टेड जो आउटसाइड वो प्रोजेक्टेड है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया हुआ है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वॉल। और बोला हुआ है कि जो फोर्स है, शेयरिंग फोर्स जो हम जो लगा रहे हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो होगा 36,000 न्यूटन। तो पूछा हुआ है कि जो स्टड है उसके लिए जो डिफ्लेक्शन डी होगा वो कितना होगा। ओके, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमें एरिया निकालना होगा। तो एरिया जो आपके पास आएगा वो यहाँ पर आएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे डी जो है वो उसका डायमीटर है, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब एक चीज़ समझिए कि ये जो रोड है, एक मिनट, ये जो रोड है इसके इस तरफ जो हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, उतना फोर्स जो है वो यहाँ पर भी आएगा। तो हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि इस एंड पे जो आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस है वो कितना होगा। तो शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ पे आएगा, वो आपके पास आएगा एफ। ओके, एफ अपॉन इसका एरिया, तो ये शेयरिंग स्ट्रेस आ जाएगा। और जो यहाँ पर स्ट्रेन आएगा वो आपके पास आएगा डी अपॉन एल। तो ये आपके पास जो है वो स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस है। तो इन दोनों के रेशियो जो है वो हम मॉडुलस रिजिडिटी के बराबर करेंगे और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये कैसे है। तो सबसे पहले हमने एरिया निकाला। एरिया आपके पास आया 7.85 इंटू 10 पावर -5 मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। और ये आपके पास वैल्यू जो आई है, देखिए ये एफ अपॉन ए जो है वो स्ट्रेस है और डी अपॉन एल जो है वो स्ट्रेन है। ये फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू। ओके, तो अब ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। फोर्स हमें दिया हुआ है यहाँ पे 36,000। ओके, और जो लेंथ दी हुई है हमें, वो हमें दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, जिसको हमने यहाँ पे मीटर के अंदर रखा है। ओके, और जो एरिया है वो हमने यहाँ निकाला था, इस एरिया को हमने यहाँ पे रखा है। और इसके अलावा जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उसकी वैल्यू यहाँ 8.25 10 पावर 10 पास्कल है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाएगी डी इज इक्वल टू 0.222 mm। ओके, तो नेक्स्ट एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो और इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करो, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक बॉक्स है। ओके, और उसके लिए जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो शेयरिंग फोर्स है वो 0.5 न्यूटन का है। तो अगर अपर सरफेस का जो डिफ्लेक्शन है वो 4 mm है अगर,
तो यहाँ पे हमसे पूछा हुआ है कि बताओ शेयर स्ट्रेस कितना होगा, शेयरिंग स्ट्रेन कितना होगा, मॉडुलस ऑफ शेयर मॉडुलस जो होगा वो जिलेटिन का वो कितना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले बात करें शेयरिंग स्ट्रेस के लिए, तो शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया। तो देखिए यहाँ पे फोर्स जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5, ओके। और जो एरिया है वो हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, वो वैल्यू हमें मिलेगी 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमें दे देगा शेयरिंग स्ट्रेस को। शेयरिंग स्ट्रेस के लिए जो डिफ्लेक्शन आया वो x जो हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है कितना, ये रहा 4 mm। ओके। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू 4 mm और जो हाइट है वो हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो उसके रेशियो से हमें शेयरिंग स्ट्रेन मिल जाएगा। ओके। तो देखिए इसकी सॉल्यूशन देखिए, तो शेयर स्ट्रेस जो है वो हमारे पास आएगी 333। ओके। देखो टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया से आया, शेयरिंग स्ट्रेन है ये नीचे, इसकी वैल्यू जो है 0.133 आ जाएगी। ठीक है। अगर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी मॉडुलस शेयर मॉडुलस पूछा हुआ है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.5 इंटू 10⁻³ है ना। कैलकुलेशन यहाँ देख लेना।